वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में थोड़ा अंदर जा रहे हैं, स्पेसिफिकली सर्वर कंपोनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे पास है रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपीआई कैश के बारे में बताती है। तो आज की बातचीत इसी कैश एपीआई पर रहेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंक्शन आखिर है क्या, ये काम कैसे करता है और इसे कब और क्यों यूज करना चाहिए। देखिए, मकसद ये है कि इस एपीआई को डिकोड करें और देखें कि ये डेटा फेचिंग या जो हेवी कैलकुलेशंस होते हैं उन्हें ऑप्टिमाइज करने में कैसे मदद कर सकता है। सर्वर कंपोनेंट्स में ना अक्सर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ट्रीज होते हैं और बिना ऑप्टिमाइजेशन के क्या होता है कि एक ही डेटा फेच या कैलकुलेशन कई बार हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि अलग अलग कंपोनेंट्स को उसकी जरूरत पड़ गई हो, वो भी एक सिंगल पेज लोड में। तो कैश इसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, मतलब डुप्लीकेट वर्क को हल करने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में आप ये जो बार बार होने वाला काम है उसे स्किप करके परफॉर्मेंस कैसे सुधार सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। कैशे एक फंक्शन है जिसे रिएक्ट ने खास तौर पर सर्वर कंपोनेंट्स के लिए ही बनाया है। इसका मेन काम है किसी फंक्शन के रिजल्ट को कैश करना। अब द रिजल्ट डेटा फेच से आया हो या किसी भारी कंप्यूटेशन से। यह असल में मेमोइजेशन के सिद्धांत पर काम करता है ना? मेमोइजेशन, हाँ। मतलब फंक्शन का जो रिटर्न वैल्यू है उसे उसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के बेस पर याद रखना। तो अगली बार जब आप उसी फंक्शन को एग्जैक्टली सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करेंगे तो फंक्शन दोबारा चलेगा नहीं, वो मेमोरी से स्टोर्ड रिजल्ट लौटा देगा। ओके, मेमोइजेशन मतलब इनपुट्स के हिसाब से रिजल्ट्स याद रखना। सुनने में तो सिंपल है, पर जब हम कैशे एफएन से कैशे डिफेन बनाते हैं और उसे कॉल करते हैं तो रिएक्ट ये सब मतलब इनपुट्स और रिजल्ट्स पर्दे के पीछे ट्रैक कैसे करता है? क्या ये बस एक सिंपल की वैल्यू स्टोर जैसा कुछ है हर रिक्वेस्ट के लिए? हाँ, आप कह सकते हैं। मोटे तौर पर एक टेम्पररी रिक्वेस्ट स्कोप्ड की वैल्यू स्टोर जैसा ही है। तो होता क्या है, जब आप कैश्ड एफएन को कॉल करते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स के साथ, रिएक्ट सबसे पहले देखेगा क्या इन स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स के लिए रिजल्ट पहले से है स्टोर में, कैश में। अच्छा। अगर है, जिसे हम कैश हिट कहते हैं, तो रिएक्ट बस वही स्टोर्ड रिजल्ट दे देगा। सिंपल। ओरिजिनल फंक्शन एफएन रन ही नहीं होगा। गॉट इट। और अगर नहीं है तो? हाँ, अगर नहीं है, वो है कैश मिस, तब रिएक्ट आपका ओरिजिनल फंक्शन एफएन चलाएगा उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के साथ। जो रिजल्ट आएगा उसे वो कैश में डालेगा फ्यूचर के लिए और फिर वही रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा। ओके, तो मतलब मेन फंक्शन एफएन तभी चलेगा जब कैश मिस हो। और ये बात फिर से कहना जरूरी है, ये पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट के सर्वर कंपोनेंट्स के लिए है। क्लाइंट कंपोनेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं होता। सही। क्लाइंट साइड पर मेमोइजेशन के लिए दूसरे टूल्स हैं, जैसे यूज मेमो। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट के दौरान डुप्लीकेट वर्क से बचाता है। इसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, मतलब कहाँ पर ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा? एक बहुत कॉमन यूज केस है डुप्लीकेट कंप्यूटेशन से बचना, खासकर वो जो थोड़े एक्सपेंसिव हों, मतलब जिनमें टाइम लगता हो। सोचिए, आपके पास एक फंक्शन है कैलकुलेट यूजर मैट्रिक्स। ये किसी यूजर ऑब्जेक्ट के आधार पर कुछ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स निकालता है। हाँ। अब इमेजिन कीजिए कि एक सर्वर कंपोनेंट वाले पेज पर एक ही यूजर ऑब्जेक्ट दो अलग अलग कंपोनेंट्स में यूज हो रहा है। मान लीजिए एक प्रोफाइल कंपोनेंट है जो यूजर समरी दिखा रहा है, और एक टीम रिपोर्ट कंपोनेंट है जो उसी यूजर के टीम स्टार्ट्स दिखा रहा है। बिना कैशे के क्या होगा? प्रोफाइल अपना कैलकुलेशन करेगा, टीम रिपोर्ट अपना करेगा, भले ही इनपुट यूजर ऑब्जेक्ट सेम है। हाँ, डबल वर्क हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप यूजर मैट्रिक्स इक्वल्स टू कैश कैलकुलेट यूजर मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो जब प्रोफाइल कंपोनेंट पहली बार यूजर मैट्रिक्स यूजर कॉल करेगा, कैलकुलेट यूजर मैट्रिक्स चलेगा, रिजल्ट आएगा और कैश हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उसी रेंडर साइकिल में जब टीम रिपोर्ट कंपोनेंट सेम यूजर ऑब्जेक्ट के साथ यूजर मैट्रिक्स यूजर कॉल करेगा, तो उसे कैश रिजल्ट मिल जाएगा। तुरंत कैश से रिजल्ट मिलेगा, कैलकुलेट यूजर मैट्रिक्स दोबारा रन नहीं होगा, कंप्यूटेशन बच गया, परफॉर्मेंस सुधर गई। समझ गई। तो अगर मेरे पेज के अलग अलग हिस्से एक ही रेंडर पास में सेम डेटा पर सेम हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो कैश उसे सिर्फ एक बार करने देता है। ये तो कॉम्प्यूटेशंस के लिए हुआ। सर्वर कंपोनेंट्स तो डेटा फेचिंग के लिए भी बहुत इस्तेमाल होते हैं। क्या कैश वहां भी कुछ इसी तरह की राहत दे सकता है? जैसे क्या ये मल्टीपल एपीआई कॉल्स रोक सकता है एक ही रिक्वेस्ट साइकिल में? हाँ, बिल्कुल। डेटा फेचिंग फंक्शंस को कैश करना इसका एक और बड़ा फायदा है। मान लीजिए आपके पास एक एसिंक फंक्शन है फेच टेम्परेचर, जो किसी शहर का तापमान फेच करता है। आप इसे कैश से रैप कर सकते हैं ऐसे: गेट टेम्परेचर इज इक्वल टू कैश एसिंक
SCT इज इक्वल टू अवेट फेच टेम्परेचर ऑफ सिटी। ठीक है। अब सोचिए आपकी यूआई में दो सर्वर कंपोनेंट्स हैं, एक एनिमेटेड वेदर कार्ड और एक मिनिमल वेदर कार्ड। अगर दोनों कंपोनेंट्स सेम सिटी, मान लीजिए दिल्ली, के लिए गेट टेम्परेचर ऑफ दिल्ली कॉल करते हैं, हाँ। तो जो अंडरलाइंग फेच टेम्परेचर फंक्शन है वो नेटवर्क पर जाके डेटा सिर्फ एक बार ही फेच करेगा। अच्छा। हाँ, पहली कॉल चाहे वो एनिमेटेड वेदर कार्ड से हो या मिनिमल वेदर कार्ड से, वो फेच ट्रिगर करेगी और रिजल्ट को कैश करेगी। दूसरी कॉल को वही कैश्ड रिजल्ट मिल जाएगा। एसिंक फंक्शंस के केस में ये एक प्रॉमिस होता है। दोनों कंपोनेंट्स को डेटा का वही स्नैपशॉट मिलेगा जो पहली कॉल ने फेच किया था। यहां पर सिटी आर्ग्यूमेंट जो है वो कैश की तरह काम करता है। मतलब अगर सिटी बदल गई तो नया फेच होगा। करेक्ट। अगर आप गेट टेम्परेचर मुंबई कॉल करेंगे तो नया फेच होगा, क्योंकि की मुंबई अलग है। बस ये याद रखना है कि सर्वर कंपोनेंट्स में ही आप रेंडरिंग लॉजिक के दौरान एसिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पर नहीं। डेटा स्नैपशॉट शेयर करना तो यूजफुल है, लेकिन सर्वर रेंडरिंग में अक्सर वाटरफॉल्स की प्रॉब्लम आती है। मतलब एक कंपोनेंट डेटा फेच करता है, फिर उसका चाइल्ड कंपोनेंट डेटा फेच करता है और चीजें सीक्वेंशियल हो जाती हैं, धीमे। क्या ये कैशिंग मैकेनिज्म उस टाइमिंग को ऑप्टिमाइज करने में भी मदद कर सकता है? हाँ, ये प्रीलोडिंग का कंसेप्ट है और कैश इसे इनेबल करने में मदद करता है। मतलब आप कंपोनेंट रेंडर होने से पहले ही डेटा फेच शुरू कर सकते हैं। ओ, कैसे? एक सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए एक पेज कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, उसे अपने अंदर एक प्रोफाइल कंपोनेंट दिखाना है और प्रोफाइल कंपोनेंट को चाहिए यूजर डेटा, जिसके लिए हमारे पास एक कैश्ड फंक्शन है। गेट यूजर इज इक्वल टू कैश async id is equal to await db.user.query_id। ओके। अब पेज कंपोनेंट अपने रेंडरिंग लॉजिक के दौरान ही, जैसे ही उसे पता चलता है कि प्रोफाइल कंपोनेंट रेंडर होने वाला है और उसे यूजर आईडी 123 चाहिए, वो गेट यूजर 123 कॉल कर सकता है। ध्यान दीजिए, पेज को शायद खुद उस डेटा की जरूरत ना हो और वो अवेट भी नहीं कर रहा है, बस कॉल कर रहा है। हाँ, बस कॉल कर रहा है। लेकिन सिर्फ गेट यूजर 123 कॉल करने से ही बैकग्राउंड में डेटाबेस क्वेरी शुरू हो जाती है। वाओ। पेज कंपोनेंट अपना बाकी रेंडरिंग जारी रखता है। कुछ देर बाद जब प्रोफाइल कंपोनेंट रेंडर होता है और उसे डेटा की जरूरत पड़ती है, तो वो अवेट गेट यूजर 123 करता है। इस समय तक काफी संभावना है कि बैकग्राउंड में शुरू हुई क्वेरी या तो पूरी हो चुकी होगी और रिजल्ट कैशे से तुरंत मिल जाएगा। एग्जैक्टली, या फिर काफी आगे बढ़ चुकी होगी। इससे प्रोफाइल कंपोनेंट को इंतजार कम करना पड़ता है या बिल्कुल नहीं करना पड़ता। लेटेंसी छिप जाती है। अच्छा। जब आप एसिंक फंक्शन को कैश करते हैं ना, तो ये फंक्शन से रिटर्न हुए प्रॉमिस को कैश करता है। पहली कॉल भले ही बिना अवेट के हो, फेच को किक स्टार्ट कर देती है। बाद की कॉल्स जो अवेट करती हैं, वे उसी ऑनगोइंग या कंप्लीटेड प्रॉमिस का इंतजार करती हैं। So even without a wait, just calling the cached async function starts the work. That's clever for hiding latency. ये सब परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसी बारीकियां या पोटेंशियल इश्यूज हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर्स इसे इस्तेमाल करते हुए किसी आम जाल में फंस जाएं? कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें कैवियट्स कहते हैं, और कुछ आम गलतियां भी हैं, मतलब पिटफॉल्स। पहले कैवियट्स की बात करते हैं। कैशे इनवैलिडेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट हर सर्वर रिक्वेस्ट के लिए सभी कैश फंक्शंस का कैश ऑटोमेटिकली क्लियर कर देता है। हर रिक्वेस्ट के लिए? हाँ, मतलब कैश सिर्फ एक सिंगल सर्वर रेंडर लाइफ साइकिल तक ही रहता है। अगली रिक्वेस्ट आएगी तो कैश खाली होगा और फंक्शंस फिर से रन होंगे अगर कॉल हुए तो। ये कोई लॉन्ग टर्म कैशिंग सोल्यूशन नहीं है। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है। रिक्वेस्ट स्कोप्ड है। बिल्कुल। दूसरा, न्यू फंक्शन क्रिएशन। हर बार जब आप कैश एफएन कॉल करते हैं, ये एक नया मेमोइज्ड फंक्शन बनाता है जिसका अपना अलग कैश होता है। अगर आप गलती से एक ही ओरिजिनल फंक्शन एफएन को दो अलग अलग जगहों पर कैशों से रैप करते हैं, तो वे कैश शेयर नहीं करेंगे। हर एक का अपना अलग कैश होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। तीसरा, एरर कैशिंग। कैश एरर्स को भी कैश करता है। अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन fn किन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के लिए एरर थ्रो करता है, तो वो एरर कैश हो जाएगा। उसी रिक्वेस्ट में अगर बाद में कैश्ड फंक्शन को उन्हीं आर्ग्यूमेंट से कॉल किया गया, तो वही कैश्ड एरर दोबारा थ्रो होगा। रुकिए, एरर कैशिंग वाली बात थोड़ी चिंताजनक लग रही है।
क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई टेम्पररी नेटवर्क ग्लिच की वजह से फेच फेल हुआ और एरर कैश हो गया, तो उसी रिक्वेस्ट में बाद की कॉल्स भी फेल होती रहेंगी, भले ही नेटवर्क ठीक हो गया हो, या कैश इनवैलिडेशन इसे संभाल लेता है? देखिए, वो एरर उसी सिंगल सर्वर रिक्वेस्ट के स्कोप में कैश होता है। मान लीजिए फेच फेल हुआ, एरर कैश हुआ। अगर उसी रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल में कोई दूसरा कंपोनेंट सेम आर्गुमेंट से फेच करने की कोशिश करता है, उसे कैश्ड एरर मिलेगा। ये कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए है। अच्छा, कंसिस्टेंसी के लिए? हाँ, कि उस रिक्वेस्ट के दौरान उन आर्ग्यूमेंट्स के लिए रिजल्ट या एरर एक ही रहे। अगली सर्वर रिक्वेस्ट आएगी तो कैश वैसे भी क्लियर हो चुका होगा और फेच दोबारा अटेम्प्ट होगा। तो ये स्टेल एरर को रिक्वेस्ट के पार नहीं ले जाता, लेकिन एक रिक्वेस्ट के अंदर कंसिस्टेंसी रखता है। ओके, अंडरस्टूड। कंसिस्टेंसी विद इन द रिक्वेस्ट। और चौथा कैविटिया? चौथा तो वही सर्वर कंपोनेंट्स ओनली। जैसा हमने पहले कहा, ये सिर्फ सर्वर कंपोनेंट्स के लिए है। राइट। तो ये थे कैविटिया। अब पिटफॉल्स के बारे में बताएं। आम गलतियां क्या होती हैं? 2 आम पिटफॉल्स हैं। पिटफॉल 1, अलग मेमोआइज फंक्शंस बनाना। ये न्यू फंक्शन क्रिएशन वाले कैविटिया से जुड़ा है। पिटफॉल 1, कल्पना कीजिए आपके पास कैलकुलेट वीक रिपोर्ट फंक्शन है। अगर आप टेम्परेचर कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं कॉन्स्ट गेट रिपोर्ट इज इक्वल टू कैश कैलकुलेट वीक रिपोर्ट, और प्रेसिपिटेशन कंपोनेंट के अंदर भी लिखते हैं कॉन्स्ट गेट रिपोर्ट इज इक्वल टू कैश कैलकुलेट वीक रिपोर्ट, तो 2 अलग फंक्शंस बन गए। हाँ, आपने 2 अलग अलग गेट रिपोर्ट फंक्शंस बना दिए हैं। हर एक का अपना प्राइवेट कैशे है। भले ही दोनों कंपोनेंट्स को सेम सिटी डेटा मिले, कैलकुलेट वीक रिपोर्ट दोनों के लिए रन होगा, क्योंकि वे कैश शेयर नहीं कर रहे हैं। ओह, तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, मेमोराइज्ड फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर डिफाइन करने के बजाय उसे एक अलग फाइल या मॉड्यूल में डिफाइन करें। जैसे एक फाइल reportutils.js बनाएं और उसमें लिखें एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट वीक रिपोर्ट इक्वल टू कैश कैलकुलेट वीक रिपोर्ट। फिर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों कंपोनेंट्स में इसी गेट वीक रिपोर्ट को इंपोर्ट करें। अब दोनों सेम फंक्शन इंस्टेंस और सेम कैशे शेयर करेंगे। Okay, so the key is sharing the exact same cached function instance. Defining it centrally makes complete sense. दूसरा पिटफॉल क्या है? पिटफॉल 2, इंपोनेंट के बाहर कॉल करना। अगर आप मेमोआइज फंक्शन, कैश्ड फंक्शन को किसी रिएक्ट कंपोनेंट के रेंडरिंग कॉन्टेक्स्ट के बाहर कॉल करते हैं, जैसे किसी यूटिलिटी फंक्शन में जो कंपोनेंट ट्री का हिस्सा नहीं है या सर्वर स्टार्टअप कोड में, तो वो कैश का इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, क्यों? फंक्शन एग्जीक्यूट तो होगा, रिजल्ट भी देगा, लेकिन वो ना तो कैश से पढ़ेगा ना ही कैश में लिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कैश का एक्सेस रिएक्ट के रेंडरिंग कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा है। कॉन्टेक्स्ट के बाहर कैश मैकेनिज्म एक्टिव नहीं होता। ये जानना जरूरी है कि कैश सिर्फ रेंडरिंग के दौरान ही काम करता है। अच्छा, रिएक्ट में मेमोइजेशन के लिए पहले से ही यूज मेमो और मेमो है, अब कैश भी आ गया। अक्सर डेवलपर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा इस्तेमाल करें। क्या आप इन तीनों के बीच कोड डिफरेंसेस को हाईलाइट कर सकते हैं, खास तौर पर कब और कहां इन्हें यूज करना चाहिए? हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। तीनों का मकसद परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है थ्रू मेमोइजेशन, लेकिन इनके यूज केस, स्कोप और इनवैलिडेशन रूल्स बहुत अलग हैं। लेट्स कंपेयर। यूज मेमो कब, कहां? क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या करता है? रेंडर्स के बीच किसी एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन के रिजल्ट को कैश करता है। डेटा फेचिंग के लिए इसे यूज नहीं करना चाहिए। स्कोप, कैश कंपोनेंट इंस्टेंस लोकल होता है, एक कंपोनेंट का कैश दूसरे से शेयर नहीं होता है। इनवैलिडेशन, डिपेंडेंसी एरे में दी गई वैल्यूज बदलने पर कैश इनवैलिडेट होता है। ठीक है। यूज मेमो क्लाइंट साइड कंप्यूटेशन के लिए करता है कंप्यूटेशंस या डेटा फेचेस के रिजल्ट्स को कैश करता है, ताकि उन्हें एक ही सर्वर रिक्वेस्ट के दौरान मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच शेयर किया जा सके। स्कोप, कैश सर्वर रिक्वेस्ट लेवल पर शेयर होता है अगर कंपोनेंट्स सेम मेमोआइज्ड फंक्शन इंस्टेंस यूज कर रहे हैं। इनवैलिडेशन, हर नई सर्वर रिक्वेस्ट पर कैश ऑटोमेटिकली इनवैलिडेट होता है। ओके, कैश सर्वर साइड वर्क शेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट स्कोप्ड। हाँ, और तीसरा मेमो, कब, कहां? फंक्शनल कंपोनेंट्स को रैप करने के लिए, क्लाइंट या सर्वर दोनों में। क्या करता है? कंपोनेंट को री-रेंडर होने से रोकता है अगर उसके प्रॉप्स चेंज नहीं हुए हैं। ये कंपोनेंट के रेंडर आउटपुट को मेमोआइज करता है। स्कोप, प्रॉप्स के आधार पर कंपोनेंट री-रेंडरिंग को कंट्रोल करता है। इनवैलिडेशन, कंपोनेंट के प्रॉप्स बदलने पर मेमोआइज्ड आउटपुट इनवैलिडेट होता है और कंपोनेंट री-रेंडर होता है। गॉट इट। तो मेमो प्रॉप्स पे बेस्ड री-रेंडरिंग रोकने के लिए,
मेमो कंपोनेंट री-रेंडर्स और कैश सर्वर साइड वर्क, शेयरिंग विद इन अ रिक्वेस्ट, तीनों का अपना अपना डोमेन है। ये कंपैरिजन बहुत मददगार है, खासकर स्कोप और इनवैलिडेशन रूल्स का अंतर समझना। अब एक प्रैक्टिकल डीबगिंग सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कोई डेवलपर कैश इस्तेमाल कर रहा है और उसे पक्का यकीन है कि वो सेम लॉजिकल इनपुट बार बार दे रहा है, फिर भी फंक्शन हर बार रन हो रहा है, कैश हिट नहीं हो रहा है। दो पिटफॉल्स तो हमने देख लिए, अलग फंक्शन इंस्टेंस बनाना और कॉन्टेक्स्ट के बाहर कॉल करना। अगर ये दोनों नहीं है तो और क्या चीजें चेक करनी चाहिए? पिटफॉल्स चेक करने के बाद अगला सस्पेक्ट है आर्ग्यूमेंट्स की इक्वालिटी। रिएक्ट कैश हिट पता करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स की शैलो इक्वालिटी चेक करता है। इंटरनली ये object.is कंपैरिजन का इस्तेमाल करता है। शैलो इक्वालिटी, object.is। हाँ, यहीं पर नॉन प्रिमिटिव आर्ग्यूमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स, एरेज, फंक्शंस के साथ अक्सर दिक्कत आती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक मैप मार्कर कंपोनेंट है और वो एक कैश्ड फंक्शन कैलकुलेट नॉर्म कॉल करता है। अगर आप इसे ऐसे रेंडर करते हैं, मैप मार्कर पोजीशन इक्वल टू x10 y20, मैप मार्कर पोजीशन इक्वल टू x10 y20। यहां आपने दो मैप मार्कर इंस्टेंसेस बनाए, दोनों को पोजीशन प्रॉप में लॉजिकली सेम वैल्यू x10 y20 दी गई है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में x10 y20 लिखने से हर बार एक नया ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनता है। राइट, नया रेफरेंस। एग्जैक्टली। तो पहले मार्कर का पोजीशन ऑब्जेक्ट और दूसरे मार्कर का पोजीशन ऑब्जेक्ट, भले ही अंदर की वैल्यू सेम हो, मेमोरी में अलग-अलग रेफरेंसेस हैं। जब कैलकुलेट नॉर्म props.position कॉल होगा तो object.is इन दोनों अलग ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को अनइक्वल मानेगा और कैश मिस हो जाएगा। करेक्ट, दोनों बार कैश मिस होगा और कैलकुलेट नॉर्म दो बार रन होगा। ये तो यूज मेमो के डिपेंडेंसी अरे के साथ भी होता है, तो इसका समाधान क्या है कैशे के केस में? दो मुख्य समाधान हैं। सोल्यूशन 1, प्रिमिटिव वैल्यूज पास करें। अगर पॉसिबल हो तो ऑब्जेक्ट के बजाय प्रिमिटिव वैल्यूज पास करें, जैसे कैलकुलेट नॉर्म propsPoint.position.x propsPoint.position.y। सोल्यूशन 1, नंबर्स जैसे 10, 20 को object.is उनकी वैल्यू से कंपेयर करेगा और वे इक्वल माने जाएंगे, जिससे कैश हिट होगा। ठीक है, प्रिमिटिव्स यूज करें। सोल्यूशन 2, स्टेबल ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास करें। अगर ऑब्जेक्ट ही पास करना है तो एंश्योर करें कि आप सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर रहे हैं। पेरेंट कंपोनेंट में ऑब्जेक्ट बना लें, const point is equal to x10 y20, और फिर इसी पॉइंट वेरिएबल को दोनों मार्कर्स को प्रॉप के तौर पर पास करें। मैप मार्कर पोजीशन इज इक्वल टू पॉइंट, मैप मार्कर पोजीशन इज इक्वल टू पॉइंट। अब दोनों मैप मार्कर इंस्टेंसेस को पोजीशन प्रॉप में सेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिलेगा। object.is ट्रू रिटर्न करेगा और कैश हिट होगा। ठीक है, तो या तो प्रिमिटिव्स यूज करें या पेरेंट्स से स्टेबल रेफरेंस पास करें, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो कैश एपीआई सर्वर कंपोनेंट्स में परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के लिए वाकई एक अहम टूल है। बिल्कुल, ये डुप्लीकेट कंप्यूटेशंस और डेटा फेचेस को हटाकर सर्वर लोड कम करता है, कंपोनेंट्स के बीच डेटा स्नैपशॉट शेयर करना आसान बनाता है और प्री लोडिंग के जरिए परसीव्ड लेटेंसी भी घटा सकता है। ये सब सर्वर साइड रेंडरिंग को ज्यादा एफिशिएंट बनाने में मदद करता है। लेकिन जैसा हमने देखा, इसका सही फायदा उठाने के लिए इसके मैकेनिक्स, खासकर कैश शेयरिंग के लिए सेम फंक्शन इंस्टेंस का इस्तेमाल और रिक्वेस्ट लेवल इनवैलिडेशन साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मैजिक बुलेट नहीं है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। ये वाकई दिलचस्प है कि रिएक्ट कैसे सर्वर एनवायरनमेंट की चुनौतियों के लिए नए सॉल्यूशंस और पैटर्न्स एक्सप्लोर कर रहा है। सर्वर कंपोनेंट्स अपने आप में एक बड़ा शिफ्ट हैं और कैश जैसे टूल्स इस नए पैराडाइम को प्रैक्टिकल बनाने में मदद करते हैं। हाँ, और कैश का ये रिक्वेस्ट स्कोप्ड बिहेवियर एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। ये एक रिक्वेस्ट के दौरान कंसिस्टेंसी बनाए रखने में तो मदद करता है, लेकिन रिक्वेस्ट खत्म होते ही सब भूल जाता है। तो उन सिनेरियोस का क्या जहां डेटा बहुत जल्दी बदलता है, रियल टाइम के करीब? सर्वर कंपोनेंट्स में ऐसे डायनामिक डेटा के साथ कंसिस्टेंसी और स्टेट मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, जबकि कैश जैसा टूल रिक्वेस्ट बाउंड है? ये उन चुनौतियों और संभावित फ्यूचर सॉल्यूशंस की तरफ इशारा करता है जिन पर रिएक्ट इकोसिस्टम शायद आगे काम करेगा। ये सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।